नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम वैश्विक संकट के इस दौर में सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कि अपने घर पर रहें, सेफ रहें। मैं डॉक्टर रामनिवास, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज का जो हमारा विषय है वो है लेसन प्लान, जिसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, जिसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी, विशेषताओं के ऊपर बात की थी। आज हम लेसन प्लान के प्रिंसिपल्स और उसके स्टेप्स के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले हमने जैसे कि बताया था कि लेसन प्लान है क्या चीज। लेसन प्लान इज अ प्लान lesson plan is a daily plan of action, a roadmap according to which the teacher visualizes to engage with learner। कि ये क्या है? प्लान ऑफ एक्शन है। जो आप काम करना चाहते हो उसका रोड मैप है कि आप कहाँ कहाँ से जाओगे, किन किन पगडंडियों से गुजरोगे, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको विश्राम करना है, कब आपको चलना है, कब आपको पानी पीना है, कब आपको अपनी थकान मिटानी है, लेकिन कहाँ पॉज देना है और कहाँ आपने स्ट्रेस देना है। ये सारे के सारे आपके प्लान ऑफ एक्शन होते हैं जब आप किसी काम को करने जाते हो। आप पहले तय करते हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक, तो एक और इसमें बात कही गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग टूल है। लेसन प्लान क्या है? आपका थिंकिंग टूल है। थिंकिंग टूल से मतलब क्या है कि आप सोचोगे कहाँ? साइंटिफिक, लॉजिकली आप सोचोगे, फैक्ट आपके पास होंगे, क्रिटिकली, इस तरीके से आपके पास, और आप किसकी बात करोगे? प्रमाणों की बात करोगे, ट्रुथ की बात करोगे। आपकी जो बात होगी वो ट्रुथ पर आधारित होगी। इसीलिए लेसन प्लान जो है वो एक थिंकिंग टूल है। आपको सोचता है, आपको करने के लिए कहता है कि आपने किस तरीके से किसी विशेष विषय को प्रस्तुत करना है विद्यार्थियों के सामने, पब्लिक के सामने, और जो आपके ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, जिस पर्पज के लिए आपने वो लेसन प्लान बनाया है, उन पर्पजेस को, उन उद्देश्यों को वो पूरा करने वाला हो। और उन उद्देश्यों को वो तभी पूरा कर पा सकता है जब वह यह देख ले कि सारे के सारे आपके द्वारा किए गए कार्य वो किस में हो? एक ऑर्डर में हो, सिस्टम में हो। यदि वो सिस्टम में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो फिर आपको एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होगी। जैसे मान लो आपको यहाँ से दिल्ली से कहीं और जाना है, तो आप उसका रोड मैप तैयार करते हो कि रास्ते में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कहीं आपको वॉशरूम के लिए भी जाना है तो लघु शंका भी आ सकती है। तो आपको ये सारी चीजें देखकर, कितनी दूरी है, कितना पेट्रोल लगेगा, कौन सी गाड़ी लगेगी, मैं पर्सनल गाड़ी से जाऊं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं, ये सारी आपके थिंकिंग प्रोसेस के हिस्से हैं। और जब तक आप ये प्लान नहीं लगाओ करोगे कि आपके पास यात्रा करने का एक जितने संसाधन है, जैसे पैसा है आपके पास है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से लेसन प्लान में भी आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि मैं जिन साधनों का प्रयोग करना चाहता हूँ, जिस विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, उस कंटेंट का मुझे नॉलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसको कितना और नॉलेज ले सकता हूँ या मुझे और कितने करने की आवश्यकता है।
किन किन साधनों की मुझे जरूरत पड़ेगी ताकि मेरा जो लेसन है वो इफेक्टिव जाए, वो प्रभावशाली जाए और विद्यार्थियों को समझ में आए। क्योंकि जिसको आप समझाना चाहते हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अचीव नहीं होता है तो वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र जो आपने चलाए हैं वो व्यर्थ जाएंगे। इसलिए आज हम बात करते हैं कि लेसन प्लान के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान। प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान हम एक एक करके बातचीत करेंगे। कुछों को हमने पहले हाईलाइट कर दिया है, उनको हम दोबारा से थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन हम इस बात को देखेंगे। पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान का क्या है? पहले हमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जिस विषय को आप चुन रहे हो वो कितना सुटेबल है, किसके अनुसार, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अनुसार है कि नहीं है। उसमें आप कई किन चीजों का ख्याल रखोगे? सुटेबल किन के लिए हो? टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टॉपिक। सुटेबल टॉपिक। सुटेबल टॉपिक की जब हम बात करते हैं, सुटेबल किन किन के लिए सुटेबल होना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन किसके लिए आप सुटेबल की बात कर रहे हो, किन को आप पढ़ाना चाहते हो। या जैसे मान लो वो स्टूडेंट की बात है, लर्नर की बात है, लर्नर के लेवल की बात होनी चाहिए। लेवल लर्नर का देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लर्नर के लेवल पर आकर नहीं पढ़ाते, मान लो आपका जो श्रोता है, आपका विद्यार्थी है, वो 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, लेकिन आपने लेसन जो है वो हायर लेवल के हिसाब से तैयार किया है तो वो फेल हो जाएगा। अगर आपने वो लेसन प्राइमरी के स्तर के हिसाब से किया है तो भी वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों का लेवल देखना बड़ा जरूरी है। जैसे लेवल 3, लेवल ऑफ टीचिंग कितने प्रकार की होती है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपकी सुविधा के लिए कर देता हूं। जैसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये लेवल किसका है? लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो लेवल है वो 3 होते हैं। एक मेमोरी लेवल जो कि प्राइमरी की बात करता है, ये सेकेंडरी, और ये हायर एजुकेशन की बात करता है। यहां आप जब आपका विद्यार्थी इस लेवल का है तो आपका प्लान ऑफ एक्शन, लेसन प्लान जो है वो अलग तरीके का होगा। जब आपका विद्यार्थी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है तो आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है या जो लेसन प्लान है उसकी रूपरेखा कुछ अलग तरीके की होगी। जब आपका विद्यार्थी रिफ्लेक्टिव लेवल का है तो आपका जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर आपका टॉपिक मेमोरी लेवल पर है तो आप जस्ट इंफॉर्मेशन देकर उसको छोड़ सकते हो, हल्का इंफॉर्मेशन देकर, क्योंकि इतनी गहराई से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकेंडरी स्टूडेंट आपका
अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, समझ सकता है, तो इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन छोटा बच्चा पूछ सकता है, लेकिन उसके क्वेश्चन में और उसके क्वेश्चन में अंतर होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल की जो बात करते हैं कि वो वहां पर डिस्कशन की बात होती है, पैनल डिस्कशन की बात होती है, तो उसका लेवल जो है वो हायर होता है। लेक्चर मेथड यहाँ किया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप लेक्चर कम डिस्कशन मेथड पर काम कर सकते हो। आप मेमोरी लेवल पर आप बच्चों के साथ एक्टिविटी के साथ जाओगे, रोल प्लेइंग की बात करोगे, गेम प्लेइंग की बात करोगे, थ्रू गेम लर्निंग बाय डूइंग की बात करोगे। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का लेवल देखकर बात करनी है, लेवल देखकर अपने प्लान को बनाना है, तभी आपका जो लेसन है वो सफल हो पाएगा। अभी मैं टीचिंग के जो लेवल है वो लिखे रहता हूं, क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपके दो तरह से होंगे, एक तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से आपने इसको समझना है। फिर है ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, अर्थात कि कहाँ आपको कौन सी बात कहनी है, किस ढंग से कहनी है, किस वाक्य शैली में कहनी है, किस तरीके से आपने उसका प्रस्तुत करना है, और विद्यार्थियों से कब आपने प्रश्न पूछना है, कब उनको पार्टिसिपेट करवाना है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अगर आपने क्वेश्चन पूछने के तरीके, जैसे आपने क्वेश्चन फेंक दिया, किसी स्टूडेंट को पहले खड़ा कर दिया, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे बच्चे को लगता है कि एकदम खड़ा कर दिया, एकदम सवाल पूछ लिया जाए, तो उसमें हड़बड़ाहट की आशंका ज्यादा होती है, बच्चा घबरा सकता है। लेकिन उसका अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना प्रश्न पहले क्वेश्चन उसमें कक्षा में पूछिए, 10 सेकंड का पॉज दीजिए, और जो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है आप उससे पूछिए, क्योंकि अगर आप उससे पूछोगे जिसको प्रश्न का उत्तर आता है, एक तो उसका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा जो विद्यार्थी जिसको नहीं आता अगर आप उसको खड़ा करोगे, एक तो समय का बर्बादी होती है, दूसरा उस बच्चे के अंदर ही थोड़ी सी हतोत्साहित वो हो सकता है, डिमोरल हो सकता है। अगर आप ये करें कि जिस बच्चे को उत्तर आता है उससे बुलवाएं, और फिर जिसको नहीं आता है उसको खड़ा करके उसको कहें कि इस विद्यार्थी ने, पहले विद्यार्थी ने जो कहा है वो आप दोहराइए। इसी तरीके से हम तीसरे विद्यार्थी को खड़ा कर सकते हैं कि जो पहले और दूसरे विद्यार्थी ने कहा है वो आप दोहरा दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि एक तो डिसिप्लिन बना रहेगा, एक विद्यार्थी ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि उनको यह लगेगा कि आपकी बारी कभी भी आ सकती है। इससे इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा। और इसको रैंडमली करें, ऐसा ना हो कि आप जो बच्चे ठीक ठीक कर रहे हैं उन्हीं को खड़ा कर लो, जो नहीं करे। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप इंटरेक्शन जब करते हो, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में क्या है, इंटरेक्शन किस किस के बीच, टीचर स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकती है, टीचर
स्टूडेंट स्टूडेंट हो सकती है, फिर स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में हो सकती है, इस तरीके से। और फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर के बीच में हो सकती है। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे या टीचर रिस्पॉन्स दे। स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो टीचर रिस्पॉन्स देता है, और टीचर अगर क्वेश्चन करता है तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देता है। और फिर क्या बात होती है कि आपके जब आप लेसन प्लान बना रहे हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो आपने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गई, सारा ज्ञान आपके पास नहीं है। आप ये सोच कर ना चले कि विद्यार्थियों को कुछ नहीं आता है, या ये सोच कर ना चले कि आपने सारा का सारा वेल प्लान कर दिया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी छूट जाती है, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से कई बार हमें यह पता नहीं होता कि सामने वाला किस तरह का प्रश्न करेगा। हमें परीक्षा से पहले कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारी रात तैयारी की, सुबह आपका एग्जाम है, आप एग्जाम देने के लिए तैयार कर रहे हो, और आप तैयार होके वेल नाश्ता वास्ता करके अपना सारा कुछ तैयारी होकर चल पड़े, और जब आप पैदल जा रहे थे तो सामने कोई पागल कुत्ता आ जाए, और उस एग्जाम से पहले आपका नया एग्जाम शुरू हो गया। यदि आप उससे बच सकते हो, उससे बच जाओगे, तो आप परीक्षा केंद्र तक पहुंचोगे, नहीं तो आप रास्ते में ही हो। इसीलिए लेसन प्लान के अंदर भी, लेसन को प्रेजेंट करते समय भी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जरूरी है कि विद्यार्थी किस तरीके का, किस लेवल का है। हर विद्यार्थी के मस्तिष्क को आप पढ़ नहीं सकते, हर विद्यार्थी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान सकते। प्रश्नों का भी आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि किस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको हर तरह से लेसन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मान लो आपने लेक्चर मेथड के हिसाब से पहले ही आपने डाल दिया कि लेक्चर मेथड से करूंगा, लेकिन विद्यार्थियों ने आपको डिस्कशन पर लाकर खड़ा कर दिया, तो आप उसको स्वीकार करें। विद्यार्थी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लेसन प्लान बड़ा अच्छा है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप लिख कर लाए हो वही आप प्रस्तुत कर दो। उस समय भी आपको सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, कंटेंट को चेंज करना पड़ता है, लेसन को बदलना पड़ता है, ना कि पूरे लेसन को, बल्कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ टेक्निक्स, कुछ मटेरियल, कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें ऑन स्पॉट भी चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। टीचिंग टेक्निक क्या है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। आप कौन कौन से मेथोडोलॉजी से आप करोगे? आप लेक्चर से करोगे, डिस्कशन से करोगे, लेक्चर कम डिस्कशन से करोगे, आप डेमोस्ट्रेट करना चाहते हो, आप डेमोस्ट्रेट करना चाहते हो, आप पैनल डिस्कशन करवाना चाहते हो, आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जाना चाहते हो, ये आपके कंटेंट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की डिमांड कर रहा है, कौन से मेथड की डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार आप जाइएगा, तो आपके लिए लेसन अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। अगर आप उसके अनुसार नहीं जाते हो तो आप सही नहीं कर पाओगे। तीसरी बात होती है, एक नेक्स्ट पॉइंट है चॉक बोर्ड। आपको मार्कर बोर्ड भी है, चॉक बोर्ड भी है, उसमें आपने ये देखना है
कि इसमें चौक बोर्ड का मतलब क्या है कि ये इन्होंने क्यों रखा। पहले इसको ब्लैक बोर्ड कहते थे, ऑब्लिक मार्कर, ये आपकी बेस्ट टीचिंग एड होती है। क्या है ये? बेस्ट टीचिंग एड, बेस्ट टीचिंग एड है। किस मायने में? आपको बोर्ड लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। आप बोर्ड पर लिखते समय सिस्टमैटिक तरीके से लिखें। बोर्ड कैसे लिखना है? सिस्टमैटिक तरीके से हो, क्लियर हो और बैलेंस्ड क्या हो, अक्षर जो है वो बैलेंस होने चाहिए। अगर आप के कोई बड़े अक्षर लिख दिए जाए, मान लो आपने इतना बड़ा लिख दिया तो भी ठीक नहीं है, आपने इतना छोटा सा लिखा ताकि दिखे भी ना तो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों को क्या हो, विजुअल हो, विद्यार्थियों को दिखने के लायक होना चाहिए। अगर वो विद्यार्थियों को दिखता नहीं है, बोर्ड पर स्पष्ट नहीं लिखा गया, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड का राइटिंग ठीक नहीं है। आप बेवजह बोर्ड ना भरें। आप ऐसा ना करें कि आप बोर्ड पूरा का पूरा भर दें। क्या क्या करना है? मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करें। एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लिखें, क्लियर हो, बोल्ड हो, बैलेंस्ड हो, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। ऐसा भी ना कि बहुत बड़ा बड़ा लिख दो, ऐसा भी ना कि बहुत छोटा छोटा लिख दो, सूक्ष्मदर्शी बच्चे भी दिखाई ना दे। ऐसा भी नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो आता है किसका? अच्छा, चौक बोर्ड से एक बार हो कि अगर आपको कोई डायग्राम बनानी है, मान लो आपने पाई चार्ट बनाना है, आपने पाई चार्ट बनाना है, इस तरह आपने डिवाइड कर दिया है, तो आप बोर्ड का सहारा ले सकते हो। लेकिन यहां आप पेंटिंग ना करें। पेंटिंग के लिए बोर्ड नहीं होता क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ये छोटा काम जल्दी से निपटाने के लिए बोर्ड आपकी मदद करेगा। जो स्केचेज आप बनाना चाहते हो उसके लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। वो लेसन प्लान में बेस्ट मटेरियल है ताकि बोलते समय आपको कहाँ पोज देने की आवश्यकता है, तो ये आपकी मदद करेगा। बॉडी लैंग्वेज का आप सही तरीके से इसके माध्यम से प्रयोग कर सकते हो। सेंसरी चैनल का आप सही तरीके से प्रयोग कर सकते हो। अपने जेस्चर आप सही तरीके से इसके माध्यम से दिखा सकते हो। ये सारी चीजें इसके तरीके हैं। फिर है इवैल्यूएशन। आप ये देखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान क्या है कि इसमें एक स्टेप वो पॉइंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस किस का होगा? टीचर का होगा, कंटेंट का होगा और स्टूडेंट का होगा। अब टीचर का इवैल्यूएशन किस किस चीज का होगा? उसकी वे ऑफ एक्सप्रेशन का होगा,
कंटेंट नॉलेज का होगा। फिर मेथड ऑफ टीचिंग का होगा। वे ऑफ प्रेजेंटेशन का होगा। ये सारे क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपने किस तरीके से कंटेंट को एक्सप्रेस किया है। एक्सप्रेस करते समय, बात करते समय, बातचीत करते समय, चर्चा करते समय आपके चेहरे के भाव कैसे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या था। इसमें क्या आएगा, वॉइस की बात की जाती है कि वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ उतार चढ़ाव है, कहां पर हमने स्ट्रेस देना है, कहां पर क्या करना है, स्ट्रेस देना है, कहां पर पॉज देना है। वे ऑफ एक्सप्रेशन में पॉज कहां पर देना है, कहां रुकना है और कहां हमने स्ट्रेस देना है। जो बात जोर देकर कहने वाली है वो हमें जोर देकर कहनी है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो जहां पर यह कोमा है, जहां अल्प विराम है, वो सेंटेंस के अर्थ को बदल देगा। इसलिए जब आप बोल रहे हो, वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका क्या है, आपका जेस्चर क्या कह रही हैं, आपकी आंखें किस तरह से बात की है। आपकी आंखें भी बोलती है। जैसे हम कहते हैं रहत नतट रिजत कीजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन नहीं सोगा। वे ऑफ एक्सप्रेशन में आपकी दो चीजें आती हैं, क्या, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आपकी क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज नंबर एक, तो आपकी लैंग्वेज विद्यार्थियों के लेवल के अनुसार होनी चाहिए, विद्यार्थियों के समझ के अनुसार होनी चाहिए और उनकी मातृभाषा के अनुसार होनी चाहिए, जो उनको आसानी से समझ में आ जाए। उस भाषा में आप उससे बात करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी विद्वत्ता दिखाकर आ जाएं और उनके पल्ले कुछ पड़े ना। आप विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को समझाने के लिए है। जहां आपको विद्वत्ता दिखाने की जरूरत है, वो मौके जिंदगी में आपको बार बार मिलते रहते हैं, वहां आप अपनी विद्वत्ता दिखाइए। लेकिन विद्यार्थियों को समझाने का जो तरीका है वो उनके लेवल पर जाकर है और उनकी भाषा में जाकर है। फिर है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसको सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं, जिसमें जेस्चर आते हैं, आपके हाव भाव आते हैं, आपके हाथ पांव चेहरा आंखें ये सब बोलते हैं। आपका ये जो चेहरा है इतना इतना, ये खुशी में फैल जाता है और दुख में सिकुड़ जाता है और सदमे में ठहर जाता है। चेहरे के भाव हैं जो आपके लेसन की प्रेजेंटेशन में आपकी मदद करते हैं। इसलिए अगर टीचर को कंटेंट नॉलेज बड़ा अच्छा है लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो भी लेसन अच्छा नहीं जाएगा। अगर वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है लेकिन कंटेंट कुछ नहीं है, तो भी अच्छी बात नहीं हो सकती। तो लेसन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन होना जरूरी है और कंटेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कंक्रीट बारीक से बारीक चीज को आप जाने, तब जाकर आप कक्षा में जाए, तब जाकर आप कक्षा में अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे। फिर है मेथड ऑफ टीचिंग। आपके टीचर जिस तरीके से आपने पढ़ाया है, वो विद्यार्थी या वो कंटेंट और आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन आपको बता देगी कि आपका लेसन के साथ आपने जस्टिस किया या
इनजस्टिस हो गया। अगर विद्यार्थी समझ नहीं पाए और आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका लेसन इफेक्टिव नहीं गया है। इफेक्टिव लेसन के लिए कोई जरूरी है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या है, मान लो आपने चार्ट लिया, मॉडल लिया, फ्लिपकार्ट लिया, वीडियो लिया, मटेरियल आपने सहायक सामग्री सारे ले ली जो जरूरत थी, लेकिन आपको उसका प्रस्तुतिकरण नहीं आया, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाए। आप चीज लेकर गए, मॉडल बड़ा ले गए और जब रखा तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मॉडल फिर आपकी ताकत नहीं रहा, वो आपकी वीकनेस बन गया। ये जरूरी नहीं है कि जो साधना आप लेकर जा रहे हो आपको स्ट्रेंथ देगा। स्ट्रेंथ देगा उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसका प्रस्तुतिकरण सही तरीके से सही जगह पर। अगर आप उसको दिखा नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप चूक गए हो, आपका लेसन इफेक्टिव नहीं जाएगा। मॉडल बहुत बढ़िया है लेकिन दिखाने का तरीका नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन सही समय पर प्रेजेंट नहीं कर पाए, फ्लैश कार्ड आपके पास थे लेकिन आप भूल गए। तो जो स्ट्रेस है, जो क्लास का स्ट्रेस है, फेस करने का जो स्ट्रेस है, आप उसको छोड़कर आए। आप ये सोचे कि एक नॉर्मल टॉक करनी है और वह निकाल दीजिए, आप अच्छा पढ़ा पाओगे, इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो वे ऑफ एक्सप्रेशन में, कंटेंट में, मेथड में, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने ये बातचीत की। और फिर आती है बात असाइनमेंट्स की। किसकी बात आती है? असाइनमेंट्स की। आपका सारा लेसन डिलीवर हो गया, उसमें एक पॉइंट छूट रहा है, रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो विषय आज प्रस्तुत किया गया है, जो बातचीत की गई है, उसका आपने सारांश करना है। एक तो ये, और दूसरा कि आपने विद्यार्थियों को बीच बीच में वो प्रश्न पूछ लेने हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव थे, ताकि आपको पता लग जाए कि बच्चों को वो चीज समझ में आ गई जो आप समझाना चाहते थे या नहीं आई है, कहीं आप चूक तो नहीं गई, ताकि आपको अपनी कमियों का भी पता लग जाए और आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाए। आपको विद्यार्थियों की कमियों का पता लग जाए और विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ का पता लग जाए। आपको कंटेंट की कमियों का पता लग जाए और स्ट्रेंथ का पता लग जाए। आपको मेथड का कमियों का पता लग जाए और उसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाए। वैल्यूएशन और रिकैप्चुलेशन के माध्यम से आप इस चीज को जान सकते हो। फिर है आपका असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कहो, आप इसको होमवर्क, इसको आप ये देखोगे, नंबर 1 नॉलेज की बात हो, अंडरस्टैंडिंग की और एप्लीकेशन की। आप विद्यार्थियों को असाइनमेंट दोगे किसके लिए? उनका नॉलेज चेक हो जाए, उनको बातचीत समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और वो उस बात को अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक एक्शन बेस्ड टास्क देना है, आपने एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर क्वेश्चन देना है, एक आपने उनका नॉलेज चेक कर लेना है, एक और है टू चेक ओरिजिनलिटी, टू चेक
को चेक करने के लिए आपने उस विषय को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से पूछना है कि विद्यार्थी अपनी बात कहें। ऐसा ना हो कि रामजी लाल ने जो बात नोट्स में कह दी वही बात विद्यार्थी कहे, तो फिर वो बात विद्यार्थियों ने नहीं कही, वो रामजी लाल ने कही, वो गाइड बनाने वाले ने कही। अगर वो ये कहते हैं कि वर्तमान स्थितियों में अकबर की सुलह कुल की जो नीति है वो कितनी प्रासंगिक है, अपने आसपास से एग्जाम्पल लेकर बताएं, तो विद्यार्थी वर्तमान में उस चीज को देखेगा, उसके जो प्रिंसिपल हैं सुलह कुल के उनको समझेगा और वो कहाँ कैसे अप्लाई हो सकते हैं उनको देखेगा। इसका मतलब यह है कि वो अपने जो विचार रखेगा वो ओरिजिनलिटी के बेस पर रखेगा। इतना होने के बाद लास्ट में है फिर आप उसको समराइजेशन कर दो, फिर उसको समराइजेशन कर दो कि आज हमने इस विषय में ये पढ़ा, आज हमने अकबर के पाठ में अकबर के व्यक्तित्व, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, उसके राजनीतिक संबंध, उसकी युद्ध कला, उसके समय के समाज, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। इस तरीके से आप अपने लेसन को समाप्त करोगे और लास्ट स्टेटमेंट आप दोगे कि इस तरह से आप लास्ट स्टेटमेंट पर पहुंचोगे कि आज हमने जो विषय पढ़ा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने एक ऐतिहासिक पुरुष के माध्यम से अपने भूतकाल को देखते हुए वर्तमान को समझने की कोशिश की है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के स्टेप्स क्या हैं? पहले आप क्या करोगे? जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है कि पीटी रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर टाइम ड्यूरेशन क्या है, फिर आपका टॉपिक क्या है। इस तरीके से आप इसकी बात कर सकते हो। कई बार हम विद्यार्थी का नाम भी उसमें, पीपल टीचर का नाम भी उसमें डाल देते हैं। ये आपका पहला स्टेप है। फिर आप उसमें रखोगे कि इसको हेल्प मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल या टीचिंग मटेरियल की हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से टीचिंग मटेरियल की रखोगे। जैसे आपने चौक लिया, डस्टर लिया, पॉइंटर लिया, पॉइंटर के बाद आप क्या करोगे? डस्टर, चौक,
पॉइंटर, मॉडल, चार्ट, फ्लिपकार्ट, etc। जो भी आप टीचिंग मटेरियल अपना लेना चाहते हो वो आप उसमें लिख दोगे कि हम टीचिंग मटेरियल में ये चीज ले रहे हैं और इसके माध्यम से हम अपने पाठ को प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद है आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ये ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आप अपने जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। जैसे सोशल साइंस का है कि विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी, सामाजिक अध्ययन के मूल्यों को समझ पाएंगे, सामाजिक अध्ययन को ग्रहण कर पाएंगे, उसका प्रयोग कर पाएंगे। इस तरीके से आप उसके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ये हो गए सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर आपके हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जैसे आज अभी मैंने आपको बताया कि हम अकबर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में करेंगे कि विद्यार्थी अकबर के बारे में जान पाएंगे, उसके राजनीतिक स्वरूप, उसके राजनीतिक योगदान को समझेंगे, उसके प्रशासनिक योगदान को समझेंगे, उसके समय के समाज के बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और सुलह कुल के बारे में जान पाएंगे, और सुलह कुल उसके उस समय के समाज को समझकर वर्तमान में उसको जोड़कर उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम विद्यार्थियों को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसके बाद है पीके, टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना। अगर आप पढ़ाने जा रहे हो और आप लेसन प्लान करके तैयार आ गए हो कक्षा में, तो एकदम से आपने शुरू नहीं करना है कि आइए आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप पहले विद्यार्थियों को बोलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जो समय है उसके अनुसार आप बात कीजिए। पहले उस व्यवस्था को नॉर्मल कीजिए, एनवायरनमेंट बनाइए। एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं बना पाओगे और जाते ही आपने एकदम शुरू कर दिया, विद्यार्थी समझ भी नहीं पाए थे और फिर वो किताबें देखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। ना वो आपको समझ पाएंगे, ना आप उनको समझ पाओगे, और जो कंटेंट है वो कहीं उड़ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि पहले आप वहां जाकर विद्यार्थियों को शांत करें, विद्यार्थियों से बातचीत पहले शुरू करें, और फिर जाकर उनसे कंटेंट की बात की जाए। कंटेंट की बात शुरू करने से पहले आप उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लें। इसका जरूरी क्यों है, प्रीवियस नॉलेज चेक करना क्यों जरूरी है? एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने किस लेवल पर आकर अपनी बात शुरू करनी है। आपका प्रारंभिक कथन ही आपके अंतिम बिंदु का निर्णय तय कर देता है। आपका प्रारंभिक कथन ही आपके लेसन की जो प्रेजेंटेशन है उसकी शक्ति और उसकी कमजोरी दोनों को बता देता है। इसलिए विद्यार्थियों से आप पीके टेस्टिंग जरूर करें, ना केवल उनके प्रीवियस ज्ञान को जानने के लिए बल्कि अपनी मेथोडोलॉजी को। इसलिए वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्ड रखा गया था, जो प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसलिए है ताकि आप जो एक लेसन प्लान बना के आए हो उसको ये मत सोचो कि आपने उसको अंतिम रूप दे दिया है और बस अब इसमें चेंज नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर की मान्यता ये है कि यदि समय के अनुसार वो जरूरत हो तो आप उसको स्वीकार करके चेंज